नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, बारी बारी से एक प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हमारे सामने आता है, बिल्कुल हमारे सामने घूरता है, आता है तब कहना भी थोड़ी गलती होगी। क्या ट्रंप का 100% टैरिफ नहीं लगे भारतीय माल सामान पर तो उसके लिए भारत क्या रशिया से तेल लेना छोड़ देगा? आज ट्रंप ने हमें उस कगार पे लाके छोड़ दिया है कि या तो ये लो या वो दो। ट्रंप 100% टैरिफ का ट्रंप कार्ड खेल चुका है। प्रश्न ये होता है कि क्या ये परिस्थिति में भारत रूस का तेल छोड़ेगा? क्या अमेरिका से टकराएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। ये मुद्दा ऐसा है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधी तरह अपने सकंजे में लेता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा की कीमतें और उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था अगर एक चीज पे निर्भर है, और मैं कहूंगा कि अति निर्भर है, तो एनर्जी कॉस्ट पे है। और जहां तक भारत का सवाल है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी करीब करीब 80% भारत को बाहर से लानी पड़ती है। भारत के पास तेल और गैस या एलएनजी के लिए पर्याप्त घरेलू उत्पादन नहीं है, और ये ट्रंप जानता है। ट्रंप क्यों, पूरी दुनिया जानती है। भारत अपनी जो क्रूड ऑयल और एलएनजी और एलपीजी की जो जरूरियात है, उसके लिए पूर्णतया अन्य देशों पर निर्भर है, तो इंपोर्ट करता है। आज की कहानी केवल अमेरिका, रूस और भारत की कहानी इसलिए नहीं है कि इसके जो और पहलू हैं, इसका जो खामियाजा है, काफी विशाल तक को छूता चला जाता है। यह कहानी है आपके पेट्रोल डीजल की, रुपये की, शेयर बाजार की, भारतीय एक्सपोर्टर्स की और भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। अमेरिकी सेनेट ने रशिया सैंक्शन बिल को 86 बनाम 11 वोट से पसार कर दिया। इसमें अमेरिकन प्रमुख को, प्रेसिडेंट को, ट्रंप को रूस से ऑयल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की सत्ता दे दी गई है। लेकिन पहली बात साफ समझ लें, भारत अभी 100% टैरिफ भारत पर नहीं लगा है। बिल को अभी हाउस से गुजरना है और उसके बाद प्रेसिडेंट यानी कि प्रमुख के फैसले पर आगे की बात निर्भर होगी। तो सवाल यह है दोस्तों कि अमेरिका भारत पर इतना दबाव क्यों डाल रहा है? क्या तकलीफ है इसे भारत से? इतना दबाव डालने का मतलब क्या है? और साथ ही साथ एक जुड़वा प्रश्न वो भी उठ खड़ा होता है, भारत क्या करेगा? अमेरिका का तर्क है कि
भारत रशिया से तेल खरीदता है और उसी वजह से वॉशिंगटन का लॉजिक जो है सीधा है। अगर भारत रशियन ऑयल खरीदता है तो रशिया को रेवेन्यू मिलती है, आय मिलती है, और अमेरिका का मानना है कि यह आय जो रशिया को तेल से मिलती है वो उनकी युद्ध को आगे बढ़ाने की क्षमता पे काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। और इसी वजह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया था कि मैं प्रमुख पद का कार्यभार संभालूं, उसके विद इन फ्यू डेज यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। आज तक तो नहीं हुई, 2 साल खत्म करने आए हैं। तो अमेरिका का मानना है कि जिस आय से, जिस धन से यूक्रेन अपना युद्ध चालू रख रहा है और जो शरणागति पे है, यूक्रेन के साथ बैठने के लिए रशिया तैयार नहीं है, जो रेवेन्यू रशिया की वॉर कैपेसिटी यानी युद्ध करने की क्षमता को आधार देती है, सपोर्ट करती है, इसीलिए वॉशिंगटन रशियन ऑयल खरीदने वाले देशों पर प्रेशर बढ़ाना चाहता है। ये इनका तर्क है। लेकिन भारत का जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। भारत को अपनी 1.4 अरब बस्ती आबादी की इमरजेंसी न खड़ी हो, उस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। भारत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर रशियन क्रूड डिस्काउंट पर मिलता है तो भारत क्यों ना खरीदे उसको, उसका अधिकार है। यही मुद्दा है जहां जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजकीय परिस्थिति और इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक नीति साम सामने टकरा रहे हैं। भारत ने रशियन ऑयल क्यों खरीदा? प्रश्न होगा आपको कि क्यों भारत को ये आ बैल मुझको मार करने की क्या जरूरत पड़ी? तो रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद पश्चिमी जो पाबंदियां थी रशिया पे वो बढ़ने लगी, मगर भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। मुख्य कारण था कीमत। डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ने इंडियन रिफाइनर्स को फायदा दिया, सस्ते में मिलता था। भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिली, रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहतर हुए क्योंकि तेल जो इनका कच्चा माल था क्रूड ऑयल वो सस्ते में मिल रहा था, 30% सस्ते में मिल रहा था, रुपये में पेमेंट करना था। तो जो रिफाइनर्स थे उनके मार्जिन बढ़ते गए, मार्जिन बेहतर हुए। फिर भारत को अपना आयात खर्च, इंपोर्ट बिल मैनेज करने में भी एक तरह से मदद मिली। तो भारत के लिए भी अच्छी बात थी कि मदद मिल रही थी। इसीलिए रशियन ऑयल केवल फॉरेन पॉलिसी डिसीजन नहीं था, ये विदेश नीति के एकमात्र निर्णय से ये निर्णय नहीं लिया गया था। ये इकोनॉमिक डिसीजन भी था, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ निर्णय भी था, और ऊर्जा सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा का निर्णय भी वही था। अब आए बात पे ट्रंप की। 100% टैरिफ का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई भारतीय कंपनी
अमेरिका में $100 का माल बेचती है, मगर उस पर 100% टैरिफ लगे तो अमेरिकन इंपोर्टर की लागत बढ़कर वो आइटम के लिए $200 हो जाएगी। इंडियन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस इससे घट सकती है, क्योंकि हमारी जो उत्पाद है वो अमेरिकन बाजार में महंगी पुरवार होगी और एक्सपोर्टर का या तो मार्जिन कम करना होगा, यानी भारत को अगर अमेरिका में बेचना है और फिर भी कीमतें बनाए रखना है या वहां वो कीमतों की हरीफाई में नहीं टिक सकता है तो उसे मार्जिन कम करना होगा, यानी एक्सपोर्टर जो है उसका मुनाफा कम होगा या फिर मार्केट खोने का खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। लेकिन फिर याद रखिए 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। आज 100% टैरिफ आज भी लागू नहीं है। अभी यह पोटेंशियल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ये हो सकता है, एक तरह से पोटेंशियल है। इसीलिए हेडलाइन और एक्चुअल पॉलिसी को अलग रखना जरूरी है, हमें तफावत समझना चाहिए। हेडलाइन चाहे कहे कि ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया, हाँ वहां की कांग्रेस ने भी उसको पसार कर दिया, अब उनके पास गया है, वो क्या करते उन्होंने तो बाकी है अभी। तब तक ये 100% टैरिफ लगे नहीं है। भारत के सामने 3 रास्ते हैं। अगर प्रेशर बढ़ता है तो भारत के सामने 3 ब्रॉड ऑप्शंस उपलब्ध है। पहला, रशियन ऑयल शार्पली कम करना। दूसरा, रशियन ऑयल जारी रखना और अमेरिकन प्रेशर को चैलेंज करना कि आप हम हमारा ये जैसे जयशंकर ने बोला था कि हमारे देश में के हित में होगा वो निर्णय हम करेंगे, तो ये निर्णय आपका हमारे हित में नहीं है, रशिया से तेल नहीं खरीदना, तो नहीं मानेंगे। और तीसरा है बीच वाला रास्ता, जिसमें रशियन क्रूड ऑयल को सिलेक्टिवली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव सप्लाईज बढ़ाना होगा। अमेरिका की भी नीति तो यही है, आप अमेरिका से तेल खरीदे, वेनेजुएला से खरीदे, ताकि उसकी तिजोरी में पैसे जाए, इसीलिए लगा हुआ है। और अमेरिका के साथ नेगोशिएटेड अरेंजमेंट बनाना, मेरी नजर में तीसरा रास्ता सबसे प्रैक्टिकल है। और मैं मानता हूं कि भारत को न रशिया सोना है, भारत रशिया खोना नहीं चाहता है, और न अमेरिका को भारत नहीं खोना है। तो बीच वाला रास्ता कहीं मध्य से गुजरता है। अमेरिका को भारत की क्या जरूरत है? पहला प्रश्न। अमेरिका केवल भारत का ट्रेड पार्टनर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है। डिफेंस का काफी माल सामान हम अमेरिका से खरीदते हैं। सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इन सभी में इंडिया का महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए वॉशिंगटन के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा पनिश करना खुद अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि टैरिफ नेगोशिएशन टूल भी हो सकता है। टैरिफ थ्रेट और एक्चुअल टैरिफ इंप्लीमेंटेशन दो अलग बातें हैं। हो सकता है ट्रंप आपको थ्रेट दे रहा है, एक तरह का पैनिक खड़ा कर रहा है, और उसके पीछे कोई नेगोशिएशन के लिए डील जो अमेरिका को रास आती हो, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। भारत रशिया को क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि रशिया के साथ भारत के संबंध सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है।
डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन यानी व्यूहात्मक भागीदारी, और अब एनर्जी भी। इसलिए अचानक आज से रशियन ऑयल बंद करना भारत के लिए भी संभव नहीं है। वो आर्थिक और स्ट्रैटेजिक दोनों रूप से महंगा पड़ सकता है। इंडिया को कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए, यानी नाप तोल कर थोड़ा तुम थोड़ा तुम थोड़ा तुम थोड़ा तुम ऐसा निगोशिएट करके बीच का रास्ता निकालना होगा। और यही तो भारतीय कूटनीति की परीक्षा होने वाली है। अगर रशिया का ऑयल कम हुआ तो, अगर रशियन क्रूड कम होगा तो भारत को कहीं और से क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, शायद मिडल ईस्ट से या अमेरिका से, अफ्रीका से या लैटिन अमेरिका से। लेकिन सवाल होगा किस कीमत पर। अगर ऑल्टरनेटिव क्रूड महंगा हुआ तो रिफाइनर्स की भी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फुगावाजन्य परिस्थिति, वो भारत पे हावी हो सकती है और इसका असर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और फूड प्राइसेस तक पहुंच सकता है। इसीलिए रशियन ऑयल की कहानी केवल जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई भूराजकीय कहानी नहीं है, घर घर की अर्थव्यवस्था की कहानी है। और इतनी संवेदनशील है कि इस तरह या इस तरह उठ खड़ा होकर निर्णय लेना न तो भारत सरकार के लिए संभव है, न अमेरिका के लिए, न रशिया के लिए। अब हम रुपी और स्टॉक मार्केट यानी भारतीय जो हमारा रुपया है और शेयर बाजार, उसकी कुछ बातें कर ले। अगर ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ा तो डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है। अगर एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ प्रेशर भी बढ़ा तो डॉलर इनफ्लो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम होगी तो आपकी डॉलर्स की आय कम होगी। यानी हायर ऑयल बिल प्लस वीकर एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू रूपी प्रेशर का जोखिम बढ़ सकता है, आपका रुपया लुढ़क सकता है। और ये तकलीफ से भारत को जूझना होगा। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आएगी अनसर्टेनिटी, उसके बाद एयरलाइन की बारी आएगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बारी आएगी, उसके बाद केमिकल्स की बारी आएगी। जैसे यूरिया, एक नमूना दाखिल में आपको बताऊं तो उसका जो कच्चा माल है वो एलएनजी है। आज तक मस्कत से आयात होता था, अब कहीं और से आप आयात करो, या तो फिर यूरिया के देश में कृषि की सीजन में बहुत बड़ी तंगी होगी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स ये सब प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर डोमेस्टिक एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कुछ सेक्टर को फायदा जरूर होगा, लॉन्ग टर्म फायदा भी हो सकता है। भारत के पास बार्गेनिंग पावर यानी नोकझोंक करके भाव यहाँ वहां करने की अधिकार भी है। भारत अमेरिका से कह सकता है कि हम अमेरिका से एलएनजी इंपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, चलो मान जाओ, मस्कत से कम कर देंगे, आपसे लेंगे। क्रूड इंपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं, अमेरिकन डिफेंस परचेस बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं।
ट्रेड बैरियर्स पर नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन भारत की एक रेड लाइन होनी चाहिए, 10 एंड नो फार। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इससे ज्यादा आगे हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह ट्रेड पॉलिसी में भी हमारे कृषि और डेयरी उत्पाद को नुकसान करे उस तरह के कोई भी समझौते हम नहीं करेंगे। हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, मगर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके नहीं चाहिए। तो भारत की व्यूहरचना क्या होनी चाहिए? मेरे विचार से भारत को 5 काम करने चाहिए। एक, रशिया से एंगेजमेंट जारी रखे, लेकिन सैंक्शंस, कंप्लायंस और मार्केट कंडीशंस के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते जाए। दूसरा, अमेरिका से नेगोशिएशन, जैसे मैंने आगे बताया, वो एक बड़ा राजमार्ग है, खोला जाए और पूर्ण तरह से ये जिसको हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, उसमें भारत अमेरिका से लगा रहे। तीसरा है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाए, यानी कि जहां फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूज होती है उसकी जगह सौर एनर्जी या विंड एनर्जी यूज करे या और कुछ करे। उतना आसान नहीं है, क्योंकि रातों रात तो नहीं हो सकता। चौथा है एक्सपोर्ट मार्केट्स डाइवर्सिफाई करे, वो भी मुश्किल है, उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। यूरोप, यूके, गल्फ, जापान, एशियन और अफ्रीका, ये बाजारों में भारत नए कुछ खरीदार ढूंढ सकता है, मगर वो उतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी विश्व व्यापार में भारत का कुल हिस्सा 2% से कम है, तो कर करके क्या कर लेगा? डोमेस्टिक एनर्जी मजबूत करे, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीज और स्टोरेज, यानी सप्लायर भी कई, मार्केट भी कई, मगर वो रातों रात नहीं होने वाला है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, व्यूहात्मक स्वतंत्रता, व्यूहात्मक स्वातंत्र। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ अमेरिका के खिलाफ जाना नहीं है, और इसका अर्थ रशिया के साथ हर स्थिति में खड़ा रहना भी नहीं है। इसका अर्थ है भारत अपना फैसला अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है, अपने राष्ट्रीय हित में जो भी फैसले लेने, उसके आधार पर करें। अगर रशिया ऑयल सस्ता और वायबल देता है तो खरीदे। अगर अमेरिकन एलएनजी कॉम्पिटिटिव है, जरूर खरीदें। अगर गल्फ इन्वेस्टमेंट उपयोगी है, अट्रैक्ट करें। अगर यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूजफुल है तो अपनाएं। और फ्रेंड्स मैनी, डिपेंडेंट नन, यानी दोस्त कई रखेंगे हम, मगर किसी एक पे मात्र न मात्र हमारा आधार नहीं रहेगा, यानी ऑल द एग्स टू बी पुट इन वन बास्केट नहीं होगा। मेरी नजर में सबसे बड़ा खतरा केवल 100% टैरिफ नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। अगर इंडियन बिजनेस को पता ही ना हो कि अगले महीने टैरिफ कितना होगा, रशियन ऑयल पर सैंक्शंस क्या होंगे और यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट किस दिशा में जाएगा, तो कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टाल देती है। इसीलिए इंडिया को वॉशिंगटन से सबसे ज्यादा चाहिए, दैट इज प्रिडिक्टेबिलिटी। आप उनको पढ़ सकते हो। ट्रम्प की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इज अनप्रिडिक्टेबल। आने वाले दिनों में ये 5 चीजें मद्देनजर रखनी होगी। पहला, यूएस हाउस इस बिल के साथ क्या करता है। दूसरा, 100% टैरिफ प्रोविजन फाइनल लेजिस्लेशन में रहता है या नहीं। तीसरा, क्या इंडिया को एग्जम्पशन या वेवर मिलता है। चौथा, क्या इंडिया रशियन क्रूड परचेज में कोई मीनिंगफुल बदलाव करता है। और पांचवा, क्या भारत, अमेरिका
ट्रेड नेगोशिएशंस किसी नए फ्रेमवर्क पर पहुंचती है? इन 5 सवालों के जवाब आने वाले समय की दिशा तय करेंगे और भारत को इसके लिए सतर्क रह के अपने हितों को मद्देनजर रखते हुए नेगोशिएशंस करने होंगे। दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? तो आज के खबरदार का फाइनल वर्डिक्ट, क्या भारत पर 100% टैरिफ लग गया? जवाब है ना। क्या खतरा वास्तविक है? जवाब है हाँ। क्या इंडिया अचानक रशियन ऑयल छोड़ देगा? संभावना कम है। क्या अमेरिका से खुला कन्फ्रंटेशन होगा? संभावना कम है। सबसे संभावित रास्ता है नेगोशिएशन प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक असेट नेगोशिएशन है। हमारे पास विकल्प क्या है? जिस देश के पास विकल्प है वह दबाव में भी स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। भारत को रशिया से रिलेशनशिप रखना है, डिपेंडेंस नहीं। अमेरिका से पार्टनरशिप रखनी है, सबऑर्डिनेशन नहीं। खाड़ी के देशों से एनर्जी लेनी है मगर वल्नरेबिलिटी नहीं। और चीन से हरीफाई जरूर करनी है मगर अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन यानी कि भिड़ंत नहीं करनी है। और सबसे ऊपर इंडिया फर्स्ट, इस सब में भारत के हित, अपने देश के हित सर्वोपरि रहे, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी का अंतिम लक्ष्य किसी दूसरे देश को खुश करना नहीं है। अंतिम लक्ष्य है भारत की सुरक्षा, भारत की ऊर्जा और भारत की आर्थिक समृद्धि। यही है खबरदार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जय नारायण व्यास। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। क्या भारत को रशिया से तेल लेना जारी रखना चाहिए या अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बचाने के लिए इंपोर्ट्स कम करने चाहिए? क्या है आपकी राय? इंतजार रहेगा हमें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जय नारायण व्यास। आप देख रहे थे खबरदार।